साथियों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का केपीएच अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट का, यानी कि हमारी संसद। और ये संसद क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, हमको इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में एक-एक बात बताता हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि गणपूर्ति क्या होती है और कैसे तय होती है। आपको मैं ये भी बताऊँगा कि देश के अंदर कानून कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये एंग्लो इंडियन शब्द क्या है और आजकल चर्चा में क्यों है। और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के असली मायने क्या हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो लगातार जुड़ जाइएगा सभी लोग। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद देखना शुरू करें। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारे ज़हन में पार्लियामेंट शब्द आता है, संसद आता है, वैसे ही एक बात याद आ जाती है कि दरअसल संसद, ये जो संसदीय व्यवस्था है, ये तो हमने ब्रिटेन से ली थी। ये जो संसदीय व्यवस्था है, ये तो हमने ब्रिटेन से ली थी। तो क्या ब्रिटेन में भी ऐसी ही प्रणाली है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप देख भी रहे होंगे, ब्रिटेन के अंदर भी ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर है। वहाँ की संसदीय व्यवस्था में 2 सदन हैं और एक वहाँ का राजा यानी कि क्राउन है। 2 सदन में वहाँ पर भी एक निचला सदन होता है और एक उच्च सदन होता है। जो निचला सदन है आपके यूके का यानी कि ब्रिटेन का, उस निचले सदन को हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। कॉमन, कॉमन से बना कॉमन्स, कॉमन यानी कि आम आदमी, यानी कि ये लोगों की सभा होगी, है ना? ये आम नागरिकों की सभा होगी, तो इसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जो उच्च सदन का हिस्सा है, इसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, भगवान का घर, है ना? तो यहाँ पर 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और जो तीसरा हिस्सा है वो होता है क्राउन का, राजा का, सम्राट का, ठीक? और इन 3 चीज़ों से मिलकर के यहाँ पर सदन बन जाता है और इसको भी हम लोग पार्लियामेंट ही कहते हैं। हमारे देश की जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें भी 3 हिस्से हैं। एक लोकसभा का है, एक राज्यसभा का है और एक राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ का जो निचला सदन है, उसे लोकसभा कहते हैं। हमारे यहाँ का जो उच्च सदन है, उसे राज्यसभा कहते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है, वो राष्ट्रपति के रूप में है। अब आपने एक बात बड़ी कॉमन सी देखी कि ब्रिटेन के अंदर और भारत के अंदर व्यवस्थाएं 3-3 लोगों को मिला करके बनाई गई हैं। 3-3 लोग हैं दोनों ही जगह पर। अब आते हैं अमेरिका की विधायिका पर। अमेरिका की विधायिका में 2 सदनों को तो शामिल करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को शामिल नहीं किया जाता है। 2 सदन कौन से हैं वहां पर? एक जो निचला सदन है, उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जनप्रतिनिधि। और दूसरा जो उच्च सदन होता है, उसे वहां पर सीनेट कहते हैं। तो 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है और एक निचला सदन है। वहां पर प्रेसिडेंट को इसका हिस्सा नहीं माना जाता है। दरअसल 2 अंतर हैं। अमेरिकी जो प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जबकि हमारी और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली में जो फर्क है वो मैंने अपने पहले चैप्टर में बताया था। मैं फिर से बता दूं, जो संसदीय प्रणाली होती है वहां पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास होता है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों को पृथक रखने का प्रयास होता है। और यही कारण है कि वहां पर प्रेसिडेंट, जो कि कार्यपालिका का हिस्सा है, उसको पृथक रखा गया है विधायिका से। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या करता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो कहीं ना कहीं आप एक लबोलबाप समझ चुके होंगे कि 3 अलग अलग देशों में कैसे अलग अलग विधायिका की स्थिति है। अब जरा जान लो कि विधायिका करती क्या है। विधायिका का काम होता है अपनी देश की जनता के लिए कानूनों का निर्माण करना, नियम और कानून बनाएगी, साथ ही साथ संविधान में अगर संशोधन मांग रही होगी तो संविधान संशोधन भी कर रही होगी।
और ये सब कैसे होता है हमारे देश के अंदर, एक एक बात को हम लोग बारीकी से जानेंगे। अब आपको एक बात बता दूं मैं, भारत की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो एक तो संसद है, और संसद के दो हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। 1954 से पहले 1954 से पहले लोकसभा को हम लोग जनता का सदन कहते थे। असल में लोकसभा का मतलब ही होता है लोगों की सभा। लोग कौन? हम और आप लोग। यानी कि लोकसभा के अंदर हमारे प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं और हमारी बात रखते हैं। वहां पर जो भी बात उठाई जाएगी वो आम जनमानस की बात होगी। लेकिन जो राज्यसभा होता है, इसे पहले राज्य परिषद भी कहा जाता था 1954 से पहले, बाद में इसको राज्यसभा कहने लगे। राज्यसभा जो है वो मुख्य रूप से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात को जरा समझना, एक तरफ है आपके पास लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा, लेकिन जो लोकसभा है वो लोगों की सभा है, वो जनता की सुन रही है, वो जनता जनमानस की आवाज को बुलंद कर रही है। जबकि राज्यसभा राज्य की बात उठा रही है, संघ राज्य क्षेत्र की बात उठा रही है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ रखने का मकसद ये था कि किसी भी राज्य के साथ ऐसा ना किया जाए कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि उसको अलग थलग कर दिया जाए। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। और किसी भी जनता के किसी भी शख्स को नहीं लगना चाहिए कि नहीं, सरकार हमारी नहीं चुन रही है, इसलिए जनता से चुन करके लोक प्रतिनिधि जाते हैं। और इस तरीके की एक संसदीय ढांचा जो है हमने अपनी विधायिका के अंदर बना दिया है। असल में विधायिका हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये हमारे लिए कानून बनाने वाली है। और अगर कानून खुदा न खास्ता गलत तरीके से बन गए ना, या गलत बना दिए गए, बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, सारी जनता को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन न्यायपालिका कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकती भी है, और इसीलिए हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो एक सही ढांचे के साथ संविधान में लिखी गई है। अब हम लोकसभा और राज्यसभा को जब पढ़ते हैं तो सामान्यतः इनकी कार्यवाहियां लोकसभा और राज्यसभा के चैनल पर देखी भी होंगी आपने, और मैं कहता हूं आपको दिखनी भी चाहिए। लोकसभा में सांसद गढ़ जाते हैं जो कि हम लोग चुनते हैं। राज्यसभा में भी सांसद होते हैं लेकिन हम लोग नहीं चुनते। लोकसभा का सांसद 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा का सांसद 6 साल के कार्यकाल के लिए होता है। ये एक बेसिक बात है। और इस बेसिक बात के तुरंत आगे चलते हैं और थोड़ा सा विधायिका का स्ट्रक्चर हम लोग दो हिस्सों में पढ़ लेते हैं। पहला हिस्सा तो ये कि जो विधायिका है वो दो हिस्सों में बटी है, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्यों के स्तर पर। ऐसा नहीं है कि राज्य कानून नहीं बनाते, राज्य के अंदर कानूनों के निर्माण की प्रक्रियाएं नहीं होती। क्या सिर्फ केंद्र के पास होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्र में भी कानूनों का निर्माण होता है और राज्यों में भी कानूनों का निर्माण होता है। केंद्र में जो भी कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं, और संसद में मैंने पहले ही कह दिया कि 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहीं पर जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। अच्छा, विधान परिषद सब जगह नहीं है, जहां है वहां पर रखी जाएगी, नहीं है वहां 2 से ही काम चल जाएगा, यानी कि राज्यपाल और विधानसभा, इनसे काम चल जाएगा और कोई नहीं चाहिए होगा। तो ये विधायिका की एक संरचना है। जो संघीय विधायिका है इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। जो राज्य की विधायिका है इसका प्रावधान संविधान के भाग 6 में किया गया है। तो भाग 5 और 6 से ये आपस में बट जाते हैं। ठीक, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब मैं एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि हमारे देश में जो दो सदन हैं, इनके अंदर बड़ी जटिलताएं हैं, इनके गठन और स्ट्रक्चर को लेकर के। और आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन दरअसल हुआ कैसे। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, उनको दो दृष्टि से मैं पढ़ाऊंगा आपको कि अधिकतम कितने हो सकते हैं और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। ये दो आधार पर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अधिकतम जो राज्यसभा की संख्या है वो 250 हो सकती है। अधिकतम 250 हो सकती है और इन 250 लोगों में से दो किस्म से लोग चुने जाएंगे। कुछ जो चुनाव के जरिए चुने जाएंगे और कुछ जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा। जो चुनाव के जरिए चुने जाते हैं उनको निर्वाचित कहते हैं और जिनको राष्ट्रपति अपने मन से चुनता है उनको मनोनीत कहते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 हो सकती है और मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है और कुल मिलाकर के 250, 238 और 12। ठीक। अब इनमें भी मैं आपको बता दूं कि जो 238 लोग हैं ना, आपके डायग्राम में यहां पर एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जहां निर्वाचित में 238 लोग हैं, इसमें दो हिस्सों में जब आप बांटोगे तो राज्यों से 234 होंगे अधिकतम और संघ राज्य क्षेत्रों से 4 होंगे अधिकतम। लेकिन जो संख्या लिखी है ये वर्तमान वाली है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो संख्या लिखी है ये वर्तमान वाली लिखी है। ठीक। यानी कि वर्तमान में जो निर्वाचित 233 लोग हैं, भाई टोटल जो आज की डेट में राज्यसभा के अंदर मेंबर्स हैं उनकी संख्या 245 है और इनमें से 12 मनोनीत हैं और 233 जो हैं ये निर्वाचित हैं। ठीक। इन 233 में से 4 सदस्य ऐसे हैं जो कि संघ राज्य क्षेत्रों में खास करके दिल्ली और पुडुचेरी से दो दो सदस्य आए हैं। दिल्ली और पुडुचेरी से दो दो सदस्य आए हैं और बाकी जो 229 हैं ये वर्तमान में अलग अलग राज्यों से चुन करके आए हैं। इस तरीके का ढांचा जो है वो हमारी राज्यसभा का मौजूद है आज की सीट में। अब आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता किस आधार पर है। तो दरअसल ये होता है जनसंख्या के आधार पर। ध्यान रखना दिमाग में, राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है ये जनसंख्या के आधार पर होता है कि यूपी में इतनी जनसंख्या है तो उतने मेंबर होंगे, एमपी में इतनी संख्या है तो उतने मेंबर होंगे। तो इस आधार पर यहां पर होता है। जबकि आप अमेरिका की जो संसद जिसे कांग्रेस कहते हैं उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर 100 राज्य हैं, सॉरी 50 राज्य हैं और हर राज्य में 2 सीटें हैं। यानी कि टोटल वहां के सीनेट में 100 सांसद होते हैं। वहां पर बराबर कोई जनसंख्या का आधार नहीं है। भारत में क्या है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ये एक बड़ी बात है। ठीक। राज्यसभा में आगे की चर्चा करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। इसकी प्रक्रिया को आप जरा समझना। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये चुने किससे जाएंगे, क्या विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर विधानसभा और विधान परिषदों के भी निर्वाचित सदस्य, क्या दोनों? जी नहीं, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला यहां पर आपका गलत है, पहला वाला ही सही है। क्या मैंने कहा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? उस राज्य, किसी भी राज्य के अंदर जो विधानसभा है और उसके जो निर्वाचित लोग हैं, मनोनीत नहीं शामिल होंगे, उसके जो निर्वाचित लोग हैं वो लोग वोट कास्ट करेंगे और वोट कास्ट करने के बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। यह प्रक्रिया है।
अब बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए। योग्यताएं जो हैं वो पहली, भारत का नागरिक हो। आयु बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में ज्यादा आती है कि 30 साल की न्यूनतम आयु होनी ही चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही साथ विकृत मानसिकता का व्यक्ति ना हो। ये जरूरी बात है। अब राज्यसभा के बारे में कुछ विशेष बातें जान लो। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि होता क्या है कि बॉटम पे जनता है, हम लोग सबसे ग्रास रूट लेवल पर अगर कोई है ना, तो हम आप लोग हैं, जनता है। और इस ग्रास रूट लेवल मतलब सबसे निचले स्तर से जो लोग चुन के जाते हैं वो निचले सदन के होते हैं। बात समझ गए? इस ग्रास रूट लेवल, एक निचले स्तर के लोगों से जो लोग चुने जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं निचले सदन के प्रतिनिधि, यानी कि लोकसभा के सांसद। यानी कि लोकसभा में जो भी व्यक्ति बैठता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, और इसलिए वो निचला सदन है। निचला सदन क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड है। अब दूसरी बात सुनो, हमारे स्टेट के जो विधायक हैं उन्होंने राज्यसभा के सांसद चुने, तो उनका तो जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है। यानी कि वो कैसे, वो ऊपर तल्ले में आ गए ना, ऊपर वाले, और इसीलिए उनको उच्च सदन का सदस्य बोला जाता है। यानी कि राज्यसभा एक उच्च सदन है। दूसरी बात, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। और होता क्या है, अगर हम इन 6 सालों को 2-2 साल के अंतराल में बांट लें और इनके सदस्यों को 3 हिस्से में बांट लें, तो 1/3 सदस्य पहले 2 साल, 1/3 सदस्य अगले 2 साल, और 1/3 सदस्य अगले 2 साल। तो टोटल सदस्य 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया बात? और टोटल ईयर 6, जो कि बात सटीक बैठती है। होता क्या है कि पहले 2 सालों में 1/3 लोगों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो जिन 1/3 लोगों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो 1/3 लोग चले जाते हैं, और उनकी जगह पर नए 1/3 लोग चुन लिए जाते हैं, निर्वाचित कर दिए जाते हैं। ठीक, फिर 2 साल बाद यही होगा, फिर 2 साल बाद यही होगा। अब मान लो कि जब आखिरी वाले 1/3 लोगों की बात आएगी, तो पहले वाले तो 2/3 लोग मौजूद है ना, तो विघटन कहां से हो सकता है? और यही बात है कि इस सदन का विघटन नहीं होता है, अर्थात ये सदन स्थायी सदन होता है। यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। बात समझ गए आप? राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। दूसरी बात, राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है, वो मैंने पहले बताया पिछले सेशन में कि उपराष्ट्रपति होता है। उसे हम लोग सभापति कहते हैं, और साथ ही साथ एक उपसभापति भी होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति उसी सदन का सदस्य होता है। बात समझ गए? सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति सदन का सदस्य होता है। और सुनो, संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। बात इतनी क्लियर हो गई? ठीक। तीसरी बात, अधिकारियों की बात करें तो जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है राज्यसभा में, उसको कहते हैं राज्यसभा महासचिव। और इस महासचिव को चुनने की जिम्मेदारी होती है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। ठीक, ये बात राज्यसभा की हो गई। अब राज्यसभा में 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनोनीत लोग हैं ना राज्यसभा में, ये किन आधारों पर चुने जाते हैं, तो इनका आधार जानना बड़ा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति देश के अंदर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज के लिए प्रेरणादायी है, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो मनोनीत कर सकता है।
बात समझ गए? किस आधार पर राज्यसभा में मनोनीत करेगा, ये बात समझ गए। अब सीधे आते हैं हम लोग लोकसभा की ओर। ठीक, बात जैसे ही लोकसभा की आती है तो इसका जो गठन है वो भी ठीक उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि अधिकतम कितने और वर्तमान में कितने। ठीक, लोकसभा में अधिकतम 552 लोग हो सकते हैं, जबकि प्रेजेंट में 545 लोग हैं। मैंने क्या कहा? लोकसभा में अधिकतम 552 लोग हो सकते हैं, जबकि प्रेजेंट में 545 लोग हैं। दूसरी बात, जो 552 लोग हैं ना, इनमें से सिर्फ 2 मनोनीत हो सकते हैं, बाकी 550 लोगों को जनता के माध्यम से चुनकर ही आना पड़ेगा। और इन 550 में से जो 20 लोग हैं, इन 550 में से जो 20 लोग हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 530 लोग जो हैं वो जनता के थ्रू चुने जाएंगे। ठीक, अगर मैं यहां पर फिर से डायग्राम में आपको गलती दिख रही होगी, गलती वही पुरानी वाली है कि जो राज्यों से 530 और जो 13 संघ राज्य क्षेत्रों से है, ये हिस्सा वर्तमान के निर्वाचित में होगा। जो वर्तमान के निर्वाचित सदस्य हैं यहां पर इसको अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना। ठीक, 552 लोगों में 550 निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत हैं, जबकि वर्तमान में 545 लोग हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित हैं। और इन 543 में से 530 लोग राज्यों से हैं और 13 लोग संघ राज्य क्षेत्रों से। 13 लोग संघ राज्य क्षेत्रों से। सवाल ये कि मनोनीत सदस्य किस आधार पर चुने जा रहे हैं? तो लिखा है कि एंग्लो इंडियन होना चाहिए। अब सवाल तुरंत जहन में आता है कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना बच्चे। एंग्लो इंडियन सदस्य वो सदस्य होते हैं जिनके माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी या कोई भी पूर्वज यूरोप से संबंधित थे। अगर उनके पूर्वज यूरोप महाद्वीप से संबंधित थे तो उनको एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, मैं आपको इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बताना चाहूंगा। जब संविधान में ये बात लिखी गई बनाते वक्त कि एंग्लो इंडियन समुदाय से हम लोग 2 लोगों को मनोनीत कर रहेंगे, तो ये बात सिर्फ 1960 तक के लिए लागू थी, शुरुआत में 1960 तक के लिए। बाद में 1960 में सरकार ने एक संशोधन किया। इस संशोधन के जरिए क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। बाद में एक और संशोधन हुआ, 95वां संशोधन। 95वां संशोधन जब हुआ तो इसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया और अब 2020 चल रहा है। और आपको अगर पता हो, सही जानकारी हो, तो संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक जारी है। 24 ही है मेरे हिसाब से, ये चल रहा है। और इसमें दरअसल यही प्रावधान किया जा रहा है कि ये जो मनोनीत लोग एंग्लो इंडियन हैं, इनको पदों को ही समाप्त कर दिया जाए। और जिस दिन ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा, उस तारीख से आप देखेंगे कि ये 2 सीटें हमेशा के लिए हट जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, कड़ी निगाह रखिएगा संविधान पर कि ये कब परिवर्तित होता है। मनोनीत लोग बहुत जल्दी ही हट जाएंगे यहां से। सरकार ऐसा विधेयक लेकर के आ चुकी है, इसकी प्रक्रिया बकायदा संसद में चल रही है और ये पूरी होकर के रहे। ठीक, ये संरचना की बात है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो जनता स्वयं, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये ऊपर राज्यसभा नहीं लोकसभा होगा, जो गलती से लिख गया है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा,
ये प्रत्यक्ष मत द्वारा तय होगा, यानी कि जनता स्वयं ये तय करेगी कि यहां पर क्या हो, प्रत्यक्ष मतदान होना चाहिए। जनता तय करेगी क्या हो, यहां पर प्रत्यक्ष मतदान होना चाहिए। बात समझ गए? अब सदस्य बनने की योग्यताएं यहां पर ठीक वही हैं जो राज्यसभा के मामले में होती थी, सिर्फ वही अंतर है आयु का। राज्यसभा के मामले में अधिकतम आयु होती थी 30 साल, लोकसभा के मामले में ये आयु घटकर हो जाती है 25 साल। बस इतना सा अंतर है और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर हमारी लोकसभा में स्पेशल तौर से सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वो धार्मिक आधार पर नहीं है, एससी और एसटी के लिए है। एससी और एसटी के लिए हमारे संविधान में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया। शुरुआत में इनको 10 साल के लिए आरक्षित किया गया था और उसके बाद हर साल ये 10 वर्ष के लिए बढ़ाते गए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि एंग्लो इंडियन के मामले में हो रहा था। और जब 95वां संविधान संशोधन हुआ ना 2009 में, जैसा एंग्लो इंडियन में भी हुआ था, उससे एससी और एसटी सीटों का जो आरक्षण है वो 2020 तक के लिए बढ़ा भी दिया गया। अभी इस पर क्या प्रक्रिया चल रही है, ये अभी संसद में कुछ खास एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। इस पर कोई खास निर्णय अभी नहीं लिया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे एससी और एसटी के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। इस बात को ध्यान रखें। ठीक, सदस्य बनने की योग्यताएं हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ लोकसभा की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि एक सांसद अगर चुन के आया तो 5 साल तक के लिए है, और अगर सरकार बीच में गिर गई तो विघटन हो जाएगा, विघटन हो गया तो लोकसभा भंग। यानी कि लोकसभा परमानेंट चल ही नहीं सकती 5 साल से ज्यादा। सिर्फ एक स्थिति, आपातकाल में इसका कुछ हिस्सा 1 साल तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वो एक अलग परिस्थिति है। वैसे 5 साल का ही इसका कार्यकाल होता है। और इसमें भी 2 पदाधिकारी हैं, एक स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा के विपरीत यहां का केस थोड़ा अलग है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी कि अध्यक्ष होता है, ये लोकसभा का ही मेंबर होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो भी सदन का ही सदस्य होता है, जबकि वहां पर सभापति सदन का सदस्य नहीं होता था। याद आई कि नहीं बात? ठीक, यहां भी एक अधिकारी होता है जिसको हम लोग लोकसभा का महासचिव कहते हैं। यहां पर भी होता है, लोकसभा का महासचिव कहते हैं उसको। और इसे चुनने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। इतनी बात जान गए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आएंगे, एक एक करके उन प्रश्नों को मैं तुरंत सुलझा देता हूं। पहली बात तो ये कि गढ़पूर्ति क्या होती है। गढ़पूर्ति दरअसल एक न्यूनतम संख्या है सदन को चलाने की एक न्यूनतम संख्या। जैसे अगर आप क्लास में जाओ और मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं और किसी दिन मात्र 5 बच्चे आए, तो क्या मास्टर साहब क्लास चलाएंगे, पढ़ाएंगे? क्या लगता है, पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सबका छूट जाएगा। जब सब लोग आ जाएंगे, एक निश्चित संख्या आ जाएगी, तभी सदन चलेगा। यही चीज हमारी लोकसभा और राज्यसभा पर भी लागू होती है। लोकसभा और राज्यसभा में गढ़पूर्ति का नियम कहता है कि अगर सदन के अंदर कुल सदस्य संख्या का 1/10 से कम लोग आए तो सदन की कार्यवाही संचालित नहीं होगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि सदन में न्यूनतम 1/10 लोग होने ही चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सकेगा, अन्यथा स्थगन हो जाएगा। बात समझ गए? ये गढ़पूर्ति है, लेकिन ये सिर्फ संघीय विधायिका पर लागू है, संसद पर। राज्यों के अंदर एक और कंसेप्ट आ जाता है। राज्यों के अंदर या तो 10% या 10 लोग, जो भी ज्यादा हो,
ये चीज़ आ जाती है। क्योंकि भाई जैसे मान लो दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली में तो 70 मेंबर होते हैं, इनका 10% निकालोगे तो महज 7 आदमी आया। तो यहाँ पर इतने भी कम लोगों से काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या कहा, राज्यों में क्या लागू होता है, या तो 10% यानी कि 1/10, या फिर 10 लोगों की संख्या। तो वहां 10% 7 होता है, जबकि 10 लोगों की संख्या 7 से ज्यादा है, यानी कि हम लोग मिनिमम 10 लोगों के साथ वहां की विधानसभा कार्रवाई संचालित कर सकते हैं। गढ़पूर्ति कुल मिला के सदन को चलाने की एक न्यूनतम संख्या होती है। समझ गए? ठीक। दूसरा प्रश्न कि संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? अगर संसद में सदनों के बीच किसी प्रकार का गतिरोध है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति कर सकता है। यानी कि संयुक्त बैठक को आहूत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन कंडीशन क्या है कि गतिरोध होना चाहिए। जैसे कोई विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा उसको पारित ही नहीं कर रही है, समर्थन नहीं दे रही है, और राष्ट्रपति को लगता है कि देश हित में यह पारित होना कानून बहुत जरूरी है, तब राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि राज्यसभा ने पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेज दिया और पुनर्विचार के बाद लोकसभा ने कोई संशोधन नहीं किया और फिर से राज्यसभा में भेज दिया, तब भी राज्यसभा उखड़ जाएगी, पारित नहीं करेगी। ऐसे में भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। और एक तीसरी कंडीशन और है कि कोई विधेयक अगर राज्यसभा में आ गया और 6 महीने हो गए पड़े पड़े, राज्यसभा उसकी सुध नहीं ले रही है, तब भी राष्ट्रपति उस विधेयक को निस्तारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। अब समझ गए तो बैठक कब आहूत की जाती है। एक जरूरी बात यह कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है, कभी भी सभापति नहीं करेगा, ना ही राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम, कुछ समय के लिए। समझ रहे हो ना? याद करो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, याद आया कुछ 9 दिसंबर 1946 वाली तारीख। ये वो तारीख है जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और संविधान सभा की इस पहली बैठक में हमने एक अस्थायी अध्यक्ष चुना था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आप अगर चाहो तो उस अस्थायी सदस्य को इस प्रोटेम स्पीकर के साथ जोड़ करके देख सकते हो। उसी पद को आज की तारीख में प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ इतना है कि वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएगा, और जैसे ही शपथ दिला देगा, इसका कार्यकाल खत्म। अब सवाल उठेगा, प्रोटेम स्पीकर को फिर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और फिर प्रोटेम स्पीकर सारे सांसदों को शपथ दिलाता है, और उसके बाद एक परमानेंट स्पीकर आ जाता है, एक प्रोटेम और एक परमानेंट। ठीक। प्रोटेम मुश्किल से 2 से 3 दिन का ही व्यक्ति होता है। समझ गए इतनी बात? आते हैं अगले प्रश्न पर। संसद के सत्र कितने होते हैं? संसद के सत्रों की बात करते हैं। संसद में एक रूल है जो लिखित में है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच का जो समय है वो किसी भी हालत में 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां साल में 3 बार सत्रों को आहूत किया जाता है। पहला जो सत्र है वो बजट सत्र होता है, सामान्यतः फरवरी में आता है। दूसरा मानसून सत्र होता है जो कि सामान्यतः जुलाई अगस्त में आता है। और तीसरा हमारा शीतकालीन सत्र है जो कि सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में आता है। इन तीनों अलग अलग सत्रों में अलग अलग कार्यवाही होती है। मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूं कि सत्र को आहूत कौन करता है, आहूत करने का अर्थ क्या होता है।
सत्रावसान करना क्या होता है, सत्र का स्थगन क्या होता है। लेकिन एक चीज जो नहीं बताई वो मैं बता दूं, लैम डेक सत्र और लैम डेक क्या होता है। मान लो कि जो मौजूदा तौर पर सरकार देश में चल रही है, इसने अभी पिछला बजट सत्र जो है वो कंप्लीट किया है, और अगर मैं कह दूं कि इसका कार्यकाल अब अगले महीने खत्म हो रहा है और उसके बाद एक नई सरकार के लिए चुनाव होगा, तो ये जो बजट सत्र था ना, यही लैम डेक सत्र कहलाने लगेगा। यानी कि लैम डेक सत्र किसी भी सरकार का अंतिम सत्र होता है। किसी भी सरकार का अंतिम सत्र जो होता है उसी को लैम डेक सत्र कहते हैं। और ऐसे सभी सदस्य जो पिछली लोकसभा के सदस्य तो थे लेकिन इस बार चुन करके नहीं आ पाए, उनको लैम डक कहा जाता, लैम डक कहा जाता। तो लैम डक सत्र और लैम डक किसे कहते हैं, दोनों बातें आप समझ गए होंगे, यहां पर भी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात कि संसद में कानून कैसे बनते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ विधेयकों को लाना पड़ता है, और विधेयक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्त विधेयक होता है, और एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। संविधान संशोधन का मैं एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, आप उसको देख सकते हो। एक साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है उसको जान लो, बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी विधेयक को लाने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए 3 प्रकार के वाचन होते हैं। 3 प्रकार के वाचन होते हैं। पहले वाचन में कोई भी मंत्री या प्राइवेट मेंबर साधारण विधेयक को संसद के पटल पे रखेगा, और पहले वाचन के अंदर वो दरअसल उस विधेयक का शीर्षक बताएगा, उस विधेयक का उद्देश्य बताएगा, और सदन की अनुमति लेकर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराएगा। सिर्फ इतना ही काम होगा। मैंने क्या क्या बताया, पहले वाचन में शीर्षक बताएगा, उसका उद्देश्य बताएगा, सदन की अनुमति लेगा, और भारत के राजपत्र में यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में उसको प्रकाशित करेगा। इतना काम जैसे ही हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का। इसके बाद दूसरा जो वाचन है, दूसरा वाचन, इसकी कार्रवाई शुरू होती है। दूसरे वाचन में इस पूरे के पूरे कानून को हर किसी को जो है एक कॉपी दे दी जाती है, और हर कोई उसको पढ़ता है, और उसके बाद इस पर एक विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत बहस होती है। लोगों के अपने अपने मत आते हैं, लोग अपने अपने सुझाव देते हैं, और उन सुझाव से थोड़े बहुत संशोधन भी किए जाते हैं। और कुल मिलाकर के ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लगता है। और दूसरा वाचन एक लंबे अंतराल के बाद जब खत्म होता है, तो तीसरे वाचन का काम शुरू होता है। तीसरे वाचन में सिर्फ एक काम होता है, संसद से इसको पारित करा लेना। और पारित कैसे होगा, लोकसभा से पारित कराओ, राज्यसभा से पारित कराओ, राष्ट्रपति की मोहर लगाओ, और विधेयक को अधिनियम बन जाने दो। ये एक तरीका होता है किसी भी कानून को बनाने का। मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब सबसे आखिरी चर्चा है कि संसद की कार्यवाही कैसे संचालित होती है। संसद की जो कार्यवाही है ना, ये सामान्यतः सुबह 11 बजे शुरू होती है, और सबसे पहला जो हिस्सा होता है संसद का 11 से 12 का, इसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में कई किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके मंत्रियों से। इसमें तारांकित प्रश्न हो सकता है, अतारांकित प्रश्न हो सकता है, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन हो सकता है, अल्प सूचना प्रश्न हो सकते हैं।
इस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की सूचना जो व्यक्ति पूछ रहा है और जिस मंत्री से पूछ रहा है, ये पहले ही भेज दी जाती है और मंत्री को बकायदा ओरली यानी कि मौखिक रूप से इसका जवाब संसद के अंदर उस सदस्य को देना पड़ता है, और साथ ही साथ वो सदस्य इस पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। पूरक प्रश्न मतलब काउंटर क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आवर राउंड चलता है। और उसके बाद हमारी संसद ने एक खुद से बनाई हुई नवाचार की पद्धति को अपनाया है, जिसको कहते हैं 0 आवर। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमने नवाचार के तौर पर अपनाया है। ये जो 0 आवर है, दरअसल इसके अंतर्गत हम लोग ओपन डिबेट कर सकते हैं। किसी भी मंत्री से कोई भी सांसद बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकता है, बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकता है। और इस तरीके से सदन की कार्यवाही जो है संचालित होती है। सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए या इसको मोशन में लाने के लिए संकल्प और प्रस्तावों की बड़ी भूमिका होती है। और ये संकल्प और प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, ये चर्चा हम लोग करेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा केपीएच एकेडमी के साथ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।